स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम 50 क्वेश्चंस का आलोचना करेंगे जो कि आरएचटी और ओएसएसटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब मनोविकारों से फुर्तीला कौन है? ऑप्शन ए लज्जा, बी भय, सी शांति, डी क्रोध। तो हमारे मन में जितने भी विकार उठते हैं उन सब में क्रोध सबसे फुर्तीला होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रोध। और ये क्रोध चैप्टर से भी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के फूल के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। तो अशोक के फूल के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसीलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, नैना को कौन गोली मारकर हत्या कर देता है? ए धनीराम, बी सुखराम, सी मनीराम, डी रामराम। तो ये क्वेश्चन कर्मभूमि उपन्यास से लिया गया है। इसमें आंदोलन के समय मनीराम अपनी पत्नी नैना को गोली मार देता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनीराम। क्वेश्चन नंबर 4, बंटी की मां शगुन कौन सी नौकरी करती थी? ए बैंक अफसर, बी कॉलेज का अध्यक्ष, सी पोस्टमास्टर, डी जनसेवा। तो ये क्वेश्चन आपका बंटी से लिया गया है। बंटी की मां शगुन वो कॉलेज की प्रिंसिपल थी, इसीलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी कॉलेज का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, कफन किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, डी महादेवी वर्मा। तो कफन कहानी के जो लेखक हैं तो उनका नाम है प्रेमचंद्र, इसीलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 6, वापसी कहानी के अनुसार नरेंद्र ने किसको देखकर चाय का प्याला मुंह में लगा लिया? ए पत्नी को, बी नौकर को, सी गजाधर बाबू को, डी बसंती को। तो ये वापसी कहानी से लिया गया है। इसमें गजाधर बाबू जब 35 साल की नौकरी के बाद घर वापस आते हैं और तब देखते हैं कि नरेंद्र एक फिल्म का नाटक कर रहा था, और जैसे ही उसने गजाधर बाबू को देखा तो उसने चाय का प्याला मुंह में लगा लिया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गजाधर बाबू। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक होते हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 8, मनोज शंकर अपने पिता का मृत्यु का रहस्य किससे जान लेता है? ए रजनीकांत, बी मनोज कुमार, सी माहिर अली, डी चंद्रकांता। तो ये क्वेश्चन सिंदूर की होली से लिया गया है और मनोज शंकर माहिर अली से अपने पिता की मृत्यु के बारे में जान लेता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माहिर अली। क्वेश्चन नंबर 9, गौरा के अनुसार श्यामा कौन थी? ए लेखिका की बड़ी बहन, बी लेखिका की माँ, सी लेखिका की नौकरानी, डी लेखिका की छोटी बहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लेखिका की छोटी बहन। ये क्वेश्चन गौरा से लिया गया है और इसमें श्यामा जो थी वो लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा की वो छोटी बहन थी और उसके पास से उस गौरा को लेके आई थी। क्वेश्चन नंबर 10, अष्टवक्रा घर में किसके साथ रहता था? ए बाप, बी माँ, सी माँ बाप, डी माँ बहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माँ। अष्टवक्रा सिर्फ और सिर्फ उसके माँ के साथ ही रहता था, उसका और कोई नहीं था, केवल माँ ही थी। क्वेश्चन नंबर 11, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यह किसकी दोहा है? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी बिहारी, डी तुलसीदास। तो ये जो दोहा है ये कबीरदास जी का दोहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगी, बहुरी करेगा कब। क्वेश्चन नंबर 12, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, सूरदास के अनुसार लकुटी और कमरिया क्या है? ए बंसी और कंबल, बी लाठी और बंसी, सी कठाऊ और कंबल, डी छोटी लाठी और छोटी कंबल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी छोटी लाठी और छोटी कंबल। श्री कृष्ण जब अपने गाय बैलों को चराने के लिए लेके जाते थे पहाड़ों पर, तो उस समय वो एक छोटी सी लाठी और एक छोटी सी कंबल पकड़े रहते थे। क्वेश्चन नंबर 13, भरत महिमा में क्या मिलता है? ए लक्ष्मण और भरत में अभिन्न प्रेम,
बी राम भरत में अभिन्न प्रेम, सी राम और लक्ष्मण में अभिन्न प्रेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम और भरत में अभिन्न प्रेम। राम और भरत के प्रेम को यहाँ पर भरत महिमा में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या देखकर सिद्धार्थ ने संसार को त्यागने का निश्चय किया? ए रोगी, बी वृद्ध, सी शव, डी इनमें से सब। यह क्वेश्चन यशोधरा कविता से लिया गया है और इसमें से सिद्धार्थ सब कुछ देखा, रोगी, वृद्ध तथा शव को देख के उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया और उन्होंने सोचा कि ये आखिर होता क्यों है। इसी की खोज करने के लिए उन्होंने घर त्याग दिया। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सब। क्वेश्चन नंबर 15, दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में कौन प्रश्न पूछता है और कौन उत्तर देता है? ए भीष्म युधिष्ठिर, बी अर्जुन भीष्म, सी अर्जुन युधिष्ठिर, डी युधिष्ठिर भीष्म। ये कविता कुरुक्षेत्र से लिया गया है और ये महाभारत युद्ध के उपरांत जब भीष्म तीरों की सैया पर लेटे हुए थे तब युधिष्ठिर उनसे प्रश्न करते हैं कि आखिर ये महाभारत युद्ध हुआ क्यों। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, युधिष्ठिर भीष्म। क्वेश्चन नंबर 16, पथ की पहचान कविता के अनुसार यात्रा खत्म होना डैश है? ए निश्चित, बी अनिश्चित, सी कहा नहीं जा सकता, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनिश्चित। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हिमाद्री तुरंग श्रृंग से क्या विकिरण हो रहा है? ए रश्मि, बी शस्य, सी असंख्य रश्मियाँ, डी असंख्य कीर्ति रश्मियाँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ताज कविता के अनुसार प्रेत और छाया से क्या होता है? ए रति, बी विद्रोह, सी घृणा, डी भय। तो इसमें ताज कविता में प्रेत और छाया से क्या रति यानी कि क्या प्यार करना या फिर क्या प्रेम करना। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रति। क्वेश्चन नंबर 19, संध्या सुंदरी कविता के अनुसार संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? ऑप्शन ए पेड़ से, बी मेघ से, सी प्रासाद से और डी मेघमय आसमान से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघमय आसमान से। संध्या सुंदरी मेघमय आसमान से परी के समान वो उतर रही है। क्वेश्चन नंबर 20, कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भरकर क्या भोगा? ए शब्द स्पर्श रूप रस गंध को, बी आनंद, सी दुख, डी परेशान। तो इसमें अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को बहुत दिनों के बाद कवि ने भोगा था। क्वेश्चन नंबर 21, अयोग वह कौन है? ए ओ अनुस्वर, बी अनुस्वर विसर्ग, सी यो वो, डी ओ यो वो। तो इसका सही उत्तर है अनुस्वर और विसर्गों को कहा जाता है अयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शब्दों की आधारशिला है? ए ध्वनि, बी भाषा, सी वर्ण, डी लिपि। तो शब्दों का जो आधारशिला है वो प्रारंभ होती है ध्वनि से, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, करनी में कौन सा प्रत्यय है? ए कर, बी अनि, सी को, डी नी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नी प्रत्यय। करनी शब्द में हमारा नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, उद्धार का संधि विच्छेद कीजिए। ए उत प्लस हार, बी उत प्लस धार, सी उत प्लस धार, डी उप प्लस द्वार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
उत प्लस हार उद्धार। उद्धार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस हार। क्वेश्चन नंबर 26, रसोई घर यहाँ कौन सा समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो इसमें पहले हम रसोई घर का विग्रह करेंगे। रसोई के लिए घर, तो इसीलिए इसमें के लिए आ रहा है और के लिए हमारा संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 27, संयोग का विलोम शब्द छांटिए। ए दुर्योग, बी नियोग, सी वियोग, डी योग। संयोग यानी मिलना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वियोग। वियोग यानी कि बिछुड़ना या फिर विच्छेद, और ये दुर्योग यानी कि बुरा होता है, और नियोग यानी कि लगाना, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द है? ए विपिन, बी निलय, सी कमल, डी व्योम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निलय। विपिन यानी कि जंगल होता है, और सी कमल यानी फूल होता है, और व्योम यानी आकाश होता है, और निलय यानी घर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। दुर्जन, दुर्जन, दूरजन, दूरजन। तो इसमें से हमें सही बर्तनी वाला सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है उसे हमें छांटना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दो में हर्ष उकार दू, जो में उपरेप नो। यह है हमारा सही दुर्जन यानी कि दुष्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। विधि, इसमें से हमें विधि का सही बर्तनी वाला शब्द छांटना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वो में हर्षिकर हुई, धो में हर्षिकर हुई। दोनों में ही हर्षिकार की मात्रा लगेगा। विधि यानी कि तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, धोबिन शब्द का लिंग बदलिए। ए धोबा, बी धोवी, सी धोबी, डी धोबिन। तो ये तो धोबिन धोबिन दिया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है धोबिन का जो पुल्लिंग है वो है धोबी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, बहु शब्द का बहुवचन छांटिए। बहु शब्द का बहुवचन जो मिलेगा हमें उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहुएं। बो, हो में हर्षुकर हु, ए में चौंद्रो बिंदु, तो बहुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तुम इतवार को हमारे घर पर आओ। यहाँ इतवार को कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्ता कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर होता है, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें इतवार को पूछा गया है, इसीलिए को जिसका विभक्ति चिन्ह है वो है कर्म कारक, इसीलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्म कारक। नेक्स्ट, हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य छांटिए। ए वह कूदता है, बी छात्र पूछता है, सी मैं कहता हूँ, डी तुम देखते हो। अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया के सामने क्या, किसे और किसको प्रश्न करेंगे। अगर हमारा आंसर आ जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होता है। अगर कोई भी आंसर नहीं आता है तो वो है अकर्मक क्रिया। और इसके अलावा भी अकर्मक क्रिया में कोई भी साधन का प्रयोग नहीं हुआ रहता है, और सकर्मक क्रिया में कोई ना कोई साधन रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है, वह कूदता है। क्वेश्चन नंबर 36, मैं खाऊंगा सामान्य भूत में परिवर्तन कीजिए। ए मैं खाता हूँ, बी मैंने खाता था, सी मैंने खाया, डी मैंने खाया होता।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैंने खाया। सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कार्य के साधारण रूप से पूरे होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य रूप से वाक्य हमारा पूरा हो जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी, मैंने खाया। क्वेश्चन नंबर 37, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, मिश्र वाक्य में लिखिए। ए, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। बी, अच्छे लड़के हैं और परिश्रमी हैं। सी, लड़के अच्छे हैं और परिश्रमी हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और उसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। एक हमारा मुख्य या फिर मेन वाक्य है, जो लड़के अच्छे होते हैं, उस पर दूसरा वाक्य डिपेंड है, वह परिश्रमी होते हैं। और ऑप्शन बी में यहाँ पर अच्छे लड़के हैं और परिश्रमी हैं और दिया गया है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं या फिर वह वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होता है और हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य। और सी में भी लड़के अच्छे हैं और परिश्रमी हैं, इसमें भी और दिया गया है, इसीलिए ये भी हमारा संयुक्त वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 38, तुम खाओ, यह किस तरह का वाक्य है? ऑप्शन ए, विधिवाचक। बी, निषेधवाचक। सी, संदेहवाचक। डी, आज्ञावाचक। विधिवाचक में वाक्य द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चलता है। निषेधवाचक में वाक्य में क्रिया न करने या न होने का पता चलता है, जिसमें मना किया जाता है। और संदेहवाचक में संदेह या संभावना का बोध होता है। और आज्ञावाचक में आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन में बोला जा रहा है तुम खाओ, यानी कि किसी को आज्ञा या अनुमति दिया जा रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आज्ञावाचक। नेक्स्ट 39, खाक में मिलाना, इस मुहावरा का अर्थ छांटिए। ए, बर्बाद करना। बी, पोशाक पहनना। सी, बातें करना। डी, दोष निकालना। तो खाक में मिलाना यानी कि पूरा बर्बाद कर देना, सब कुछ बर्बाद कर देना, मिट्टी में मिला देना, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्बाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इस कहावत का अर्थ छांटिए। ए, बुरी आदत में पड़ना। बी, झूठा दिखावा करना। सी, बहुत गरीब होना। डी, लता से पान तोड़कर खाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, यानी कि तन पर पहनने के लिए कुछ नहीं है लेकिन वो पान खाए जा रहा है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झूठी दिखावा करना या झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, छात्र पाठ को किस तरह आत्मसात किया है यह जानने के लिए क्या करना चाहिए? ए, मूल्यांकन। बी, गृह कार्य। सी, मूल्यांकन और गृह कार्य। डी, अनुवाचन। तो छात्र ने पाठ को किस तरह से सीखा, किस तरह से ग्रहण किया, यह जानने के लिए शिक्षक क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, उनका परीक्षा करते हैं, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आजकल हिंदी भाषा भिन्न राज्यों में हिंदी कौन सी पद्धति में पढ़ाया जाता है? ए, प्रत्यक्ष विधि। बी, परोक्ष विधि। सी, व्याकरणानुवाद विधि। डी, अनिबंध विधि। व्याकरण के नियमों के आधार पर पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है व्याकरणानुवाद पद्धति। नेक्स्ट 43, अनुवाचन के बाद क्या होना चाहिए? ए, बोध परीक्षा। बी, आदर्श वाचन। सी, मौन वाचन। डी, प्रस्तावना। इसमें अनुवाचन के बाद बोध ज्ञान प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर बोले तो सरल प्रश्न पूछा जाता है, ये सब हमारा प्रस्तुतिकरण के दौरान होता है। इसमें आदर्श वाचन यानी कि सबसे पहले शिक्षक आदर्श वाचन करते हैं, उसके बाद शिक्षक के बाद छात्र जो वाचन करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहा जाता है, और उसके बाद सरल प्रश्न पूछे जाते हैं यानी कि बोध ज्ञान प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोध परीक्षा या फिर बोध प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44,
पद्य में स्थित कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को क्रम में रखने को डेश कहते हैं। पद्य विधि, अनुवाद, शिक्षण, अनुवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अन्वय। अन्वय विधि में दो वस्तुओं का पारस्परिक संबंध होता है या फिर नियमानुसार पदों को यथास्थान पर रखा जाता है, यानी कि कर्ता पहले आता है, फिर कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आता है एक वाक्य में। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। पद्य पाठ में गृह कार्य इनमें से कौन हो सकता है? ऑप्शन ए, कविता को कंठस्थ करना, बी, समान भाव की कविता संग्रह करना, सी, कविता का भावार्थ लिखना, डी, इनमें से सब। अगर छात्र को कोई शिक्षक होमवर्क या फिर गृह कार्य दे रहा है तो उसमें से कविता को कंठस्थ करके आना भी बोल सकते हैं, या फिर कविता संग्रह करना भी बोल सकते हैं, या फिर कविता का भावार्थ लिखना भी बोल सकते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। रसानुभूति होता है ए, गद्य पाठ में, बी, पद्य पाठ में, सी, नाटक पाठ में, डी, व्याकरण पाठ में। कविता पाठ में हमारा रस, छंद, अलंकार ये सारे ही चीज होते हैं, इसीलिए पद्य पाठ। इसका सही उत्तर है पद्य पाठ। क्वेश्चन नंबर 47। पहले उदाहरण देकर उसके बाद नियम निर्धारण करना है। ए, अनुवन, बी, निगमन, सी, आगमन, डी, प्रत्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आगमन। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है, और उसके उल्टा निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है या नियम निर्धारण किया जाता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। व्याकरण पाठ में प्रश्न कैसे होने चाहिए? ए, समस्या मूलक, बी, रसानुकूल, सी, भावनात्मक, डी, बोधात्मक। तो व्याकरण पाठ में जब भी छात्रों से प्रश्न किया जाता है वो समस्या मूलक प्रश्न होते हैं, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समस्या मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। व्याकरण पाठ के लिए सहायक सामग्री में मुख्य कौन है? ए, श्यामपट्ट, बी, मार्जनी, सी, चित्र, डी, विभिन्न प्रकार के चार्ट। अगर व्याकरण पाठ पढ़ाया जाता है उस समय जो सहायक सामग्री होनी चाहिए वो कौन कौन से हो सकते हैं? श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, मार्जिन यानी कि झाड़ू, और चित्र यानी पिक्चर, और विभिन्न प्रकार के चार्ट। तो व्याकरण पाठ पढ़ाने के लिए सबसे जो सहायक सामग्री हो सकते हैं वो है विभिन्न प्रकार के चार्ट। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के चार्ट। क्वेश्चन नंबर 50। ईश्वर भला करे यह किस प्रकार का वाक्य है? ए, आज्ञावाचक, बी, इच्छावाचक, सी, संकेतवाचक, डी, विधानवाचक। आज्ञावाचक यानी कि आज्ञा फिर अनुमति, आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। इच्छावाचक में मनोकामना, अभिलाषा या फिर आशीर्वाद का बोध होता है, यानी कि जो अपने इच्छा स्वेच्छा से कोई दूसरे को देता है वो आशीर्वाद के सिवाय और कुछ दूसरा हो नहीं सकता। नेक्स्ट है संकेतवाचक। संकेतवाचक में संदेह या शंका का भाव होता है, और विधानवाचक में वाक्य द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चलता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो बोला जा रहा है ईश्वर भला करे, यानी यहाँ पर किसी को स्वेच्छा से आशीर्वाद दिया जा रहा है अपनी इच्छा से, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इच्छावाचक। धन्यवाद।